नमस्कार दोस्तों, धर्म रहस्य आयुर्वेद चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग जानेंगे सबसे बड़ी बात, क्योंकि किसी भी बीमारी को समझने से पहले और आयुर्वेद को समझने से पहले आपको आयुर्वेद की सबसे बड़ी चीज वात, पित्त और कफ को समझना आवश्यक है। तो आज हम लोग जानेंगे कि वात, पित्त और कफ क्यों होता है और ये क्या है इसके मूल में, जिसकी वजह से हम लोग जान सकते हैं कि आयुर्वेद आखिर है क्या। आयुर्वेद एक चिकित्सा पद्धति है जिसमें रोगों का निवारण जड़ से किया जाता है। ये कम से कम 5000 साल पुरानी विधि मानी जाती है। इसमें 3 दोषों के नाम आते हैं, वात, पित्त और कफ। ये दोष मूल तत्वों से भिन्न उत्पन्न होते हैं, जैसे कि पंच महाभूतों को आप जानते ही हैं, यानी कि पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इनके आपसी जो है संबंध की वजह से हमारे शरीर, क्योंकि इन्हीं 5 तत्वों का बना हुआ है, हमारे अंदर विभिन्न प्रकार के दोष आ जाते हैं। इन्हीं दोषों के कारण से शरीर में गड़बड़ियां पैदा होती हैं। वात, पित्त और कफ 3 प्रकार की जैविक ऊर्जा त्रिदोष कहलाती है। प्रत्येक व्यक्ति के शरीर में उसकी व्यक्तित्व की विशेषताओं के हिसाब से इन चीजों का, यानी कि 5 दोषों के जो मूल तत्व हैं, पृथ्वी, वायु, जल, अग्नि, अंतरिक्ष, इनके कारण है आप में जो है डिसबैलेंसिंग जो बनती है, उसकी वजह से ही विभिन्न प्रकार के रोग आते हैं। ये लोग जो है लगातार बदलते भी रहते हैं, जैसे खाए जाने वाला भोजन, व्यायाम, नींद, इन सब चीजों से ये प्रभावित होने वाली चीजें मानी जाती है। तो सबसे पहले हम लोग कफ दोष के बारे में जानते हैं कि आखिर कफ क्या होता है, कफ के क्या गुण होते हैं। कफ का वर्णन जो है आयुर्वेद में शांत, मुलायम, पतला, नम, भारी, स्थिर शब्दों का प्रयोग किया जाता है। कफ जो है जोड़ों की स्थिरता, शरीर में नमी, सहनशीलता और शरीर को बनाए रखने में मदद करता है। शरीर को दृढ़ता भी प्रदान करता है और शरीर को वजन को आनुपातिक वितरित करता है अलग अलग तरीकों से। उदाहरण के लिए कफ जो है मूल रूप से कहां पर होता है, जैसे छाती में होता है, जोड़ों में होता है, जीभ में होता है, मस्तिष्क की श्लेष्मा झिल्ली में होता है। जो शरीर का जो कफ है वो वसा, त्वचा, नमी, मलमूत्र, फेफड़े के माध्यम से जो शरीर की जो गर्मी है उससे छुटकारा भी दिलाता है। कफ के प्रकार क्या होते हैं? कफ जो है एक तर्पक होता है, एक लेदक होता है, एक विलंबक होता है, एक श्लेक होता है और बोधक होता है। जो तर्पक होता है वो मस्तिष्क में मौजूद होता है। जो मस्तिष्क का कफ होता है उसमें स्पर्श, गंध, सुनना, दृष्टि देखना, स्वाद लेना, इंद्रियों को नियंत्रित करना, ये तर्पक कहलाता है। क्लेदक जो होता है वो पेट में स्थित होता है और यह भोजन को नम करता है, पेट को ठंडा रखने के लिए। अवलंबक जो होता है वो छाती में आपकी मौजूद होता है और शरीर को रक्तता, आर्द्रता, तरल पदार्थ की आपूर्ति करने में ये मदद करता है। श्लेष जो होता है वो जोड़ों में स्थित, जहां भी ज्वाइंट होते हैं हमारे शरीर में, वो जोड़ों में स्थित होता है और शरीर को चिकनाई प्रदान करता है। बोधक जो होता है यह जीभ में पाया जाता है और यह मुंह में लार जैसे रस के स्राव को नियंत्रित करता है और गले को आसानी से गुजरने में मदद करता है। कफ का जो असंतुलन है शरीर में बनता कैसे है? फैटी खाना खाता है व्यक्ति या चिकना खाद्य पदार्थ लेता है, बहुत ज्यादा सोता है, ठंड के मौसम में अधिक रहता है, दिन के दौरान सोता है, शारीरिक रूप से जो है कम सक्रिय रहता है, यानी कम एक्सरसाइज शरीर से करता है, पसीना आना जैसे कारक शरीर में कफ के स्तर को असंतुलित बना देते हैं। जो इसके लक्षण होते हैं उस तरह से होता है कि कमजोर पाचन नहीं बना देता शरीर में, मुंह में नमकीन स्वाद आने लगता है, पीली त्वचा हो जाती है, भारीपन या ठंड लगने के लक्षण होते हैं, अंगों के हिलने डुलने में कमी आती है और बीमारी के बाद बहुत धीरे धीरे व्यक्ति ठीक होता है। ये कफ के असंतुलन के लक्षण माने जाते हैं। अब हम लोग वात के बारे में जानते हैं कि आखिर वात क्या होता है। तो वात का वर्णन आयुर्वेद में जिन रूपों से कहा जाता है उसको कहते हैं चंचल, ठंडा, रूखा जैसे हवा, पारदर्शी, हल्का, सूखा, इस तरह से इसको माना जाता है। वात जो है वो शरीर को गंध, गति, शरीर की गतिविधियों, आवेग में परिवर्तन के लिए जिम्मेदार इसको माना जाता है। वात महत्वपूर्ण होता है और 2 दोषों को नियंत्रित भी करता है। शरीर के शारीरिक कार्यों को ये पूरा करता है। वात शरीर की सभी कोशिकाओं में मौजूद रहता है। शरीर में वात की मात्रा शरीर के विभिन्न स्थानों और अंगों में इसके वितरण के अनुसार होती रहती है।
उदाहरण के लिए वात प्रमुख रूप से जोड़ों में, बड़ी आंत में जिसको हम कोलन कहते हैं, कान की हड्डियों में रहता है, कंधे की मांसपेशियों और पीठ के निचले हिस्से में इसको पाया जाता है या देखा जाता है। अन्य अंगों की तुलना में रीढ़ की हड्डी और मस्तिष्क में वात की मात्रा अधिक रहती है। वात का जो प्रारंभिक कार्य है वो है प्रजनन, श्वसन करना, लसिका प्रणाली को जो है नियंत्रित करना या नियमित करना, कोशिकाओं में उचित रक्त संचरण यानी खून बहने को बनाए रखना, हार्मोन के स्राव को नियंत्रित करना, ये सब चीजें वो करता है। वात के जो प्रकार हैं वो क्या होते हैं? उदान होता है, समान होता है, अपान होता है, प्राण होता है, व्यान होता है। यहाँ पर समझ लीजिए ये वात इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि हम जब भी प्राणायाम करते हैं या फिर सप्तशती में जब हवन किया जाता है तो भी इस चीज का बहुत ज्यादा महत्व है। तो चलिए जानते हैं कि उदान क्या है। यह नाभि क्षेत्र, जो नाभि का क्षेत्र होता है, वहां पे छाती, नथुने जो होते हैं नाक के मार्ग में स्थित रहता है। यह गुण हमारी चेतना, बोलना, शरीर को तेज रखना, ऊर्जा का स्तर, श्वसन आदि को नियंत्रित करने में मदद करता है। समान जो होता है यह पूरे पेट में मौजूद रहता है और भोजन को आत्मसात करने में मदद करता है। पाचन और उत्सर्जन जो शरीर का होता है उसको यह नियंत्रित करता है। उदान और समान के बाद आती है बारी अपान की। अपान जो है आंत संबंधित अंगों, जनन अंगों, मूत्र पथ यानी जहां से पेशाब निकलती है वो वाला रास्ता, नितंब, पेट और जांघ के बीच में स्थित होता है। यह मूत्र, मल, वीर्य का तरल पदार्थ, मासिक धर्म प्रवाह को नियमित करने और बच्चे के जन्म को पैदा करने में यानी कि मदद करता है। इसी तरह प्राण जो होता है वो मस्तिष्क के कुछ महत्वपूर्ण केंद्रों में यह स्थित होता है और अन्य प्रकार की गतिविधियों को, जो वात की गतिविधियां उनको नियंत्रित करने में यह मदद करता है। अंतिम जो है वो व्यान कहलाता है। ये हृदय यानी हमारे हार्ट में स्थित होता है और तंत्रिका तंत्र के अनुरूप रीढ़ की हड्डी में ये मदद करता है। मांसपेशियों के संकुचन जैसे फैलना, सिकुड़ना मांसपेशियों का, वो विश्राम, रक्त, लसिका, परिसंचरण, शरीर के स्राव जैसे नसों की उत्तेजना के माध्यम से पसीना आना वगैरह को ये नियंत्रित करता है। जब असंतुलित हो जाता है तो यानी कि ये जो किसी प्रकार से अगर वात असंतुलित हो जाएगा तो क्या क्या होता है? सूखे, कड़वे, तीखे, कसेले पदार्थों को खाना, मल मूत्र समय पर नहीं त्यागना, यानी कि जैसे हम बहुत काम करते हो तब लंबे समय तक मूत्र को रोके रखता है व्यक्ति, या अपने अंदर जो है मल को रोके रखता है। काम की अधिक चिंता करता है, चिंता आवश्यकता में जो है व्यक्ति कम सोता है, यौन गतिविधियों में वृद्धि करता है। अत्यधिक व्यायाम आदि जो है शरीर में जो है वात का स्तर जो है असंतुलित कर देते हैं, यानी ये न्यूरोलॉजी सिस्टम में बदलाव कर देता है। अब वात से जो है स्तर जो बदलता है उसके लक्षण क्या क्या दिखाई पड़ते हैं? त्वचा में खुरदुरापन आ जाता है, अंगों में जो है वो असंतुलन हो जाता है, यानी हिलने डुलने में परेशानी आने लगती है। जब भी आप खड़े होते हैं, पैर होते तो आपके शरीर जो है वो दर्द तरीके से ऐसा महसूस होता है कि दर्द हो रहा है या जोड़ों में दर्द होता है। हड्डियों में कैविटी का जो है गठन प्रॉब्लम करता है। मुंह में कसेला स्वाद आने लगता है। शरीर में ऐंठन के जो गुण आते हैं। शरीर में तेज दर्द शरीर में होता है और स्राव का दमन होता है, यानी कोई चीज निकल रही है उसकी वजह से ये समस्या होती है। पित्त दोष क्या है? अब तीसरे और आखिरी दोष के बारे में हम लोग यहाँ पे जानते हैं कि पित्त दोष का मतलब होता है, पित्त में वर्णन किया गया है कि पित्त का मतलब होता है जैसे शरीर में खट्टापन, नमी, गर्मी, ऊर्जा, तेज और अग्नि, इन नामों से पित्त को आयुर्वेद में जाना जाता है। पित्त के जो स्थान और कार्य क्या क्या है? पित्त जो है विभिन्न प्रकार की हमारे जो अंदर जो चयापचय की प्रक्रियाएं हो रही हैं, शरीर में हार्मोन निकल रहे हैं, उनको ये नियमित करता है। वात की तरह पित्त भी शरीर की सभी कोशिकाओं में ये मौजूद रहता है, लेकिन इसकी क्रिया और मात्रा अलग अलग स्थानों में अंगों के हिसाब से अलग अलग होती है। उदाहरण के लिए यकृत में, हृदय में, त्वचा में, पेट में, अग्न्याशय में, तिल्ली में पित्त के स्थान माने जाते हैं। पित्त प्यास, शरीर में गर्मी, बुद्धि का स्तर, दृष्टि, चयापचय और शांतपन को नियमित करने में हमेशा मदद करता है। पित्त के प्रकार क्या क्या हैं? ये होते हैं साधक, आलोचक, पाचक, भ्राजक और रंजक।
तो जो साधक होता है ये हमारे हृदय में यानी कि दिल में रहता है और शरीर का तापमान, रंग, जीवन काल और शरीर के तेज को ये नियंत्रित करता है। पित्त का जो साधक होता है, पित्त का जो आलोचक होता है वह त्वचा में मौजूद रहता है और शरीर में नमी, त्वचा में के स्वास्थ्य और शरीर में जो गर्मी का स्तर होता है उसको ये संभाल के रखता है। पाचक जो होता है, पाचक स्वरूप जो होता है इसका, ये छोटी आंत और पेट में स्थित रहता है। यह शरीर में अग्न्याशय और पित्त के रस के गठन को नियंत्रित करके रखता है। अगला होता है भ्राजक, यह आंखों में मौजूद रहता है और दृष्टि को बनाए रखने में मदद करता है। यानी कि भ्राजक जो है वो आंखों के लिए विशेष रूप से होता है। रंजक जो होता है आखिरी जिसे है कहते हैं, वह यकृत, पेट, अग्न्याशय और तिल्ली में स्थित रहता है। चयापचय और पाचन को पूरा करने और तिल्ली में रक्त जो कोशिकाएं होती हैं उनके बनाने में यानी कि उसको निर्माण करने में ये मदद करता है। अब पित्त के असंतुलन के कारण कारक क्या क्या होते हैं? जब बहुत गर्म पदार्थ खाए जाते हैं, जलन पैदा करने वाले खाद्य पदार्थों का सेवन किया जाता है, ऐसे खाद्य पदार्थ जो बहुत ज़्यादा नमकीन हो, मसालेदार हो, चटपटे हो, तो शरीर में पित्त दोष को वो खराब कर देते हैं। शरीर में पित्त से उतार चढ़ाव, चयापचय, एंजाइमेटिक, पाचन तंत्र जो है आपका प्रभावित होने लगता है। अब असंतुलन की वजह से क्या क्या लक्षण पैदा होते हैं इनको जान लेते हैं। यानी मुंह में अगर खट्टा और तीखा स्वाद आपको आ रहा है तो यानी कि आपके शरीर में पित्त बढ़ा हुआ है। बेहोशी और अत्यधिक पसीना आ रही है तो भी आपके अंदर पित्त शरीर में बढ़ गया है। चेहरे और शरीर पर लालिमा और पेट में जलन आ रही है तो भी शरीर में पित्त के बढ़ने के लक्षण हैं। गहरे लाल और सफेद रंग को देखने में असमर्थता, जिसको हम कलर ब्लाइंडनेस के नजदीक की बात समझ सकते हैं, यानी गहरा लाल अगर आप नहीं देख पा रहे हो, सफेद रंग को नहीं देख पा रहे हो या देखने में परेशानी आ रही है तो पित्त का असंतुलन आपके शरीर में हो गया है। अपनी प्रकृति के हिसाब से हम लोग कैसे जान सकते हैं कि हमको वात है, पित्त है या कफ है? तो देखिए, पित्त प्रकृति के लक्षण क्या होता है? पित्त मुख्य रूप से जो है वो गर्मी है, इसका गुणदोष जो है वो गर्मी मानी जाती है पित्त की। तो पित्त प्रकृति के लोगों के जो सारे लक्षण होते हैं वो इस प्रकार से होते हैं। तो उनके अंदर क्या क्या प्रभाव होते हैं? जैसे कि स्वस्थ मांसपेशियां होंगी अगर पित्त प्रकृति से प्रभावित व्यक्ति है, चमकती हुई रंगत और गोरी त्वचा उसके अंदर होगी, हल्के रंग के बाल होंगे, अच्छी सहन शक्ति होगी उसके अंदर, ताकत होगी, सहनशीलता उसके अंदर विद्यमान होगी, शारीरिक रूप से वो संतुलित होगा, मुंह में जो है मुहासे और झाइयां आपको देखने को मिल जाएंगी, अच्छा चयापचय उसके अंदर पाया जाता है। और मानसिक लक्षण क्या क्या होंगे पित्त प्रकृति वाले के लिए? वो आलोचनात्मक प्रकृति का व्यक्ति होगा, बौद्धिक गतिविधियों में दिलचस्पी वो लेता होगा, अन्य दोषों की तुलना में बेहतर उसको समझ होती है। अन्य दोष जो भी होते हैं, बुद्धिमत्ता होती है, तुनक मिजाजी व्यक्ति होता है, अच्छी उसकी स्मृति होती है यानी याद रखने की क्षमता, अच्छा भाषण कौशल होता है, अधीर होता है, किसी भी चीज के लिए जानने की कोशिश करने लगता है। और इसमें अगर असंतुलित पित्त है तो क्या होगा? उसके अंदर क्रोध ज्यादा होता है, अधीर बहुत ज्यादा होता है, ईर्ष्या बहुत करता है, जलता बहुत ज्यादा है, हावी होने की आदत होती है कि दूसरे पर मैं हावी हो जाऊं। अब कफ प्रकृति के व्यक्ति के लक्षण क्या होंगे? कफ का जो मुख्य गुण होता है वो भारी बनाना, शरीर में भारी बनाता है, जिसको कफ साधारण शब्दों में समझ ही रहे हैं कि जुकाम और या इससे शरीर में पानी की मात्रा इस तरह की बढ़ना जिसकी वजह से आपके अंदर जुकाम जैसे लक्षणों का पैदा होना, भारी बनाना आपके अंदर होता है। तो इसमें क्या होता है? ठोस शरीर की संरचना होती है उस व्यक्ति की, अच्छी त्वचा के साथ उसका पीला रंग का व्यक्ति होता है, अत्यधिक नींद लेने वाला व्यक्ति होता है, भारी वजन का शरीर होता है, चमक और तैलीय बनावट वाले काले या भूरे रंग के बाल होते हैं। मानसिक लक्षण क्या होते हैं? तो आत्मविश्वास से व्यक्ति भरा होता है, निष्क्रियता होती है उसके अंदर, मेहनती स्वभाव होता है, भौतिकवादी उसकी जो प्रकृति होती है और उसके अंदर लालच पाया जाता है। असंतुलित अगर कफ होगा तो उस व्यक्ति के अंदर क्या प्रभाव हो रहा होता है? यानी कफ प्रकृति वाला व्यक्ति अगर संतुलित होता है तो संवाद स्थापित करने में उसको कठिनाई आती है, यानी अपनी बात को कहने में, बताने में, अवसाद से रहता है ग्रसित, हमेशा टेंशन में रहता है, भूख में वृद्धि होती है उसकी, दूसरों पर भावनात्मक रूप से वो निर्भर रहता है, वो व्यक्ति जो होता है सुस्त होता है थोड़ा सा, और वो घातकता उसके अंदर पाई जाती है। अब हम लोग वात प्रकृति के लक्षण को जान लेते हैं। वात प्रकृति का से प्रभावित व्यक्ति जो होगा उसके अंदर क्या लक्षण होते हैं? वात प्रकृति का जो मुख्य गुण होता है वो सूखापन, यानी शरीर में सूखापन आपके होगा, सूखा सूखा आपको पूरा शरीर अपना महसूस होता है। इससे प्रभावित शरीर वाले व्यक्ति होते हैं पतले शरीर और हड्डियों वाले,
मोटी बनावट और गहरे रंग के बाल वाले होते हैं, सूखे बाल होते हैं, उनकी त्वचा भी सूखी होती है, टेढ़ा चेहरा होता है, थोड़ा सा हल्का सा, कम सहन शक्ति उनके अंदर होती है, यानी कि ज्यादा देर सहन शक्ति उनके अंदर नहीं होती। अजीब पदार्थों से उनको लगाव होता है, नई नई चीजें उनको लगाव हो जाता है, जो अजीब तरह के जिनसे साधारण व्यक्ति लगाव नहीं रखता है। वात प्रकृति के लोगों का अगर मानसिक लक्षण जो की बात की जाए तो इस तरह होते हैं, उनका व्यवहार जो होता है वो अस्थिर व्यवहार होता है, यानी स्थिर नहीं होता, कब किस तरह कैसे बदल जाए उन्हें पता नहीं होता। उत्साह उनके अंदर बहुत होता है, अक्सर चीजों को खोना और गलत जगह पर रखने की आदत उनको हमेशा होती है, यानी भूलने की हल्की फुल्की बीमारी मान सकते हैं। रचनात्मकता और कलात्मक प्रकृति उनकी होती है, नई चीजें बनाते हैं, नई चीजें करते हैं। संवेदनशीलता और शर्मीलापन उनके अंदर विद्यमान रहता है। त्वरित सोच और सनकपन होती है, यानी कि बहुत जल्दी किसी चीज को सोच लेना, लेकिन सन की दिमाग रखना, इस तरह की सोच उनकी होती है। समस्याओं और चुनौतियों से अच्छी तरह उनको निपटना आता है। कहते हैं कि वात का असंतुलन तब होता है जब प्राण यानी जीवन देने वाली शक्ति वात को नियंत्रित करने में सक्षम नहीं होते हैं। एक असंतुलित वात वाले लोगों की जो है मानसिक लक्षण जो देखे जाते हैं वो इस प्रकार से है। अगर असंतुलितता उसके अंदर आती है तो वो चिंता उसके अंदर बढ़ी हुई आपको नजर आएगी, घबराहट उसके अंदर आपको काफी ज्यादा महसूस होगी कि घबराता है व्यक्ति, तनाव से भरा हुआ आपको लगाएगा महसूस होगा, उसके अंदर आपको भय देखने को मिलेगा, लगातार डर रहा होगा, उसके अंदर आपको उत्तेजना देखने को बहुत ज्यादा मिलती है। तो ये मैंने आज संक्षिप्त वर्णन किया है वात, पित्त और कफ का। अगर आपको आज का वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपका दिन मंगलमय हो। धन्यवाद।